दोस्तों, एक कदम इंसाफ की ओर में मास्टर मोहम्मद तौकीर की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिशन 2024 की, यानी आम इंतखाबात या जनरल इलेक्शन 2024 के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मौजूदा साल चुनावी साल है, यानी इस एक साल के अंदर अंदर लोकसभा चुनाव कराकर नई हुकूमत तश्कील दिया जाना है। दोस्तों, मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल मई 2024 तक तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा मई 2024 से पहले लोकसभा चुनाव कराए जाने तकरीबन तय हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो जनरल इलेक्शन में या आम इंतखाबात में या लोकसभा चुनाव 2024 में अब एक साल से भी कम का वक्त बाकी है। तो ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में सभी पार्टियों में बेचैनी बढ़ जाना, उनका हरकत में आ जाना, अपनी जोड़ तोड़ करना, गणित बैठाना, गुड़ा भाग करना, गठबंधन और मोर्चों की तैयारियां करना लाजमी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की। बीजेपी ने मिशन 2024 को मद्देनज़र रखते हुए इसकी शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने एक अभियान की शुरुआत की है जिसे जनसंपर्क अभियान नाम दिया है, और इसकी शुरुआत कल 31 मई 2023 को राजस्थान के अजमेर से नरेंद्र मोदी की एक रैली के ज़रिए की गई है। ये अभियान देशव्यापी होगा और ये 1 महीने तक चलेगा। इस अभियान के तहत 51 रैलियाँ की जाएंगी। इसके अलावा इस अभियान के तहत एक लोकसभा क्षेत्र और 1000 परिवार के लिहाज से 5 लाख परिवारों से संपर्क का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कुल 543 लोकसभा क्षेत्रों को बीजेपी ने 144 क्लस्टर में तकसीम किया है, और हर क्लस्टर में बीजेपी के नेता और मंत्री 8 दिन तक प्रवास करेंगे। तो दोस्तों, ये है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का मिशन 2024 की तैयारियों के सिलसिले में एक मुख्तसर खाका, जिसके तहत बीजेपी मिशन 2024 को फतह करने की बुनियाद रखेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अपोजिशन पार्टियों की। तो अपोजिशन पार्टी अभी बीजेपी से पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपनी तैयारी, अपनी शुरुआत कर दी है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ इसकी शुरुआत की है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ और इसके बाद हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत बीजेपी के कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा है। इस नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस ने मिशन 2024 की शुरुआत की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वो ऊर्जा नहीं थी, कांग्रेस बैकफुट पर थी, कांग्रेस में वो जोश, वो उत्साह नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन कर्नाटक विधानसभा की चुनाव की जीत ने कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी है। अब उसमें उसका जोश और उसका कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। इसी को देखते हुए दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी, जो अभी तक कांग्रेस के प्रति तीखे तेवर अपनाए हुए थी या कांग्रेस के प्रति तीखा नज़रिया रख रही थी, उन्होंने भी अपने तेवर नरम कर दिए हैं और उनके नज़रिए में भी तब्दीली आ चुकी है। और ये बात अब सभी जानते हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी गठबंधन या विपक्षी एकता की कोई ज़्यादा हैसियत या कोई ज़्यादा पावर नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों, तीसरा मोर्चा यानी गैर बीजेपी या गैर कांग्रेस मोर्चे की भी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। इन्हीं सब बातों को समझते हुए पहले से ही बिहार के वज़ीर आला, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपनी कोशिशें और अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी थीं, अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी थीं। इसके तहत वो इलाकाई पार्टियों के छत्रपों से, उनके मुखियाओं से मुलाकात कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें साथ लाने की प्रयास कर रहे थे, और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना होगा, एक प्लेटफार्म पर आना होगा। लिहाजा नीतीश कुमार की ये मेहनत, ये कोशिशें रंग लाती हुई भी नज़र आ रही हैं। इसी का नतीजा है कि 12 जून को, आने वाली 12 जून 2023 को बिहार के पटना में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसे विपक्षी एकता बैठक का नाम दिया गया है। इसमें विपक्षी एकता की कोशिशें होंगी और ये बैठक नीतीश कुमार की मेज़बानी में आयोजित की जाएगी। नीतीश कुमार के लिए खुशी की और इत्मीनान की बात यह है कि
16 विपक्षी पार्टी के मुखियाओं ने या 16 विपक्षी पार्टियों ने इस बैठक में शिरकत करने की, इस बैठक में आने की सहमति दे दी है, अपनी रजामंदी दे दी है। तो दोस्तों, पटना में होने वाली ये 12 जून की बैठक, विपक्षी एकता की बैठक, क्या रंग दिखलाती है, क्या गुल खिलाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियाँ बीजेपी को सत्ता से तो उखाड़ना चाहती हैं, बीजेपी को सत्ता से तो बेदखल करना चाहती हैं, लेकिन आपस में भी एक दूसरे से उलझी हुई हैं, आपस में भी एक दूसरे की खिंचाई कर रही हैं, एक आपस में खींचतान मची हुई है। वो अपने मतभेद तो दूर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मनभेद नहीं दूर हो पा रहे हैं। लिहाजा 12 जून को इस विपक्षी एकता की बैठक में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लिहाजा अब हम एक नज़र विपक्षी पार्टियों पर भी डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। यूपी एक ऐसा राज्य है जिसमें 80 लोकसभा सीटें हैं और ये सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसलिए किसी भी पार्टी के लिए यूपी को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। तो दोस्तों, यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल वगैरह पार्टियां हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पर तीखे हमले कर रही है, उनके प्रति अपने तेवर कड़े किए हुए है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिसने अभी अभी एमएलसी के उपचुनाव में अपने 2 कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन कांग्रेस और बसपा ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से किनारा किए रखा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया कई बार ये इशारा दे चुके हैं कि यूपी में कांग्रेस का जनाधार सिमट गया है, जनाधार सिमट रहा है। अगर यूपी में गठबंधन होता है या विपक्षी एकता रंग लाती है, विपक्ष का गठबंधन होता है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कोई ज़्यादा सीटें देने के मूड में नज़र नहीं आ रही है और बहुजन समाज पार्टी भी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी जाएं। ऐसे में विपक्षी एकता, ये पक्षी गठबंधन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो 12 जून की बैठक में ही पता चलेगा। लेकिन यूपी में अभी खींचतान जारी है, अंदरूनी कलह जारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं बंगाल की, जहां पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आपस में बहुत ज़्यादा रंजिश रखती हैं, सियासी रंजिश रखती हैं, दूसरे की खींचतान में लगी रहती हैं। बंगाल में कांग्रेस का इकलौता विधायक था, लेकिन ये इकलौता विधायक अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया। ऐसे में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में एकता के बीच ये घटना जाहिर है रंजिश पैदा करेगी, ये आपस में खींचतान को और बढ़ाएगी। इसके अलावा बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इस वक्त सत्ता में है और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ भी कांग्रेस की हालत यूपी जैसी ही है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का नज़रिया भी समाजवादी पार्टी से मिलता जुलता है, यानी तृणमूल कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि उसकी ज़मीन पर, उसकी खेती पर कोई दूसरा फसल काटे। लिहाजा वो भी नहीं चाहेंगे कि गठबंधन की सूरत में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी जाएं। लिहाजा बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच एकता हो पाती है, नहीं हो पाती है, पक्षी गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये भी 12 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आपस में एकता के साथ साथ खींचतान भी जारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की धुर विरोधी रही है और वो कांग्रेस की मुखालफत करके ही, बीजेपी की मुखालफत करके ही सत्ता में आई है। लेकिन अभी हाल ही में केंद्र की बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के सिलसिले में आम आदमी पार्टी का नज़रिया, आम आदमी पार्टी के तेवर कांग्रेस के प्रति नरम हुए हैं और वो कांग्रेस से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के एक सांसद का दिया गया बयान इस नज़दीकी को, इस एकता में की राह में रोड़ा बन सकता है। उनका बयान है कि वो केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ पंजाब में कांग्रेस और दिल्ली में भाजपा को हराने का इतिहास छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोहराने की बात कर रहे हैं, दोहराने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में उनका ये बयान
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की एकता के बीच रोड़ा बन सकता है, उसमें रुकावट बन सकता है। तो दोस्तों, ये है विपक्षी पार्टियों की आपसी खींचतान और आपसी कलह। इसी के बीच कोशिशें जारी हैं एकता की, विपक्षी गठबंधन की। अब विपक्षी गठबंधन किस तरह का होगा, कैसा होगा, कौन अपना रुख नरम करेगा, कौन कड़ा करेगा, कौन किसके लिए झुकेगा, कौन किसके लिए बड़ा दिल दिखाएगा, ये 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक के बाद ही सामने आएगा। लिहाजा दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।